हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का जो चैप्टर 16 है, अध्याय 16 है, जो प्रावधान करता है खातों की चकबंदी के संबंध में, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के संबंध में। मित्रों, इस चैप्टर में जो है कुल 17 धारा है, टोटल 17 सेक्शन है और अध्ययन की दृष्टि से हमने जो है इन 17 धाराओं को 17 सेक्शन को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 4 भागों में बांटा है, जिससे कि जब हम इसका अध्ययन करें तो हमें जो है यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। अब यहां पर आपको यह भी बता दें कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर 16, यह प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसी के साथ साथ मेंस एग्जाम में जो है इस चैप्टर से फुल लेंथ क्वेश्चन बनता है, पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये जो चैप्टर है, चैप्टर 16, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसे हम जो है इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत परिभाषाएं एवं चकबंदी कार्रवाइयों का शुरू किया जाना एवं चकबंदी कार्रवाइयों के लिए आवेदन के संबंध में प्रावधान हम देखेंगे, धारा 205 से लेकर धारा 208 तक के प्रोविजंस। फिर पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम चकबंदी की स्कीम से संबंधित प्रोविजंस को देखेंगे। इसी के साथ साथ चकबंदी की स्कीम की पुष्टि कैसे की जाती है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में हम देखेंगे, सेक्शन 209 से लेकर सेक्शन 211 तक। और इसके बाद जो थर्ड टॉपिक होगा, थर्ड पार्ट होगा, उसमें हम देखेंगे चकबंदी कार्रवाइयों के दौरान एवं बाद भूमि स्वामियों के अधिकार। मतलब कि जब चकबंदी कार्रवाइयां समाप्त हो जाती हैं या जब चकबंदी कार्रवाइयां जारी रहती हैं, उस दौरान भूमि स्वामियों के उन भूमियों पर किस प्रकार के अधिकार होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। धारा 212 से लेकर 214 तक, फिर इसके बाद धारा 217 से लेकर धारा 220 तक की धाराओं के अंतर्गत। फिर सबसे लास्ट में हम देखेंगे चकबंदी के दौरान खर्चे एवं नियम बनाने की शक्ति। मतलब कि चकबंदी के दौरान जो खर्चे उत्पन्न होते हैं, जो कॉस्ट लगती है, उसके संबंध में क्या प्रावधान है, और इसके साथ साथ चकबंदी से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किस प्रकार की है, किसके पास है, इन सब टॉपिक्स पर जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर। मित्रों, चैप्टर 16 के पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हम कुल 4 धाराओं का अध्ययन कर रहे हैं, धारा 205 से लेकर धारा 208 तक, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे परिभाषाएं जो कि धारा 205 में दी गई हैं, और फिर चकबंदी कार्रवाइयों के लिए आवेदन से संबंधित प्रावधान। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 205, जो कि कुल 2 परिभाषा बताती है, खातों की चकबंदी के संबंध में और दूसरा चकबंदी अधिकारी के संबंध में। तो सबसे पहले हम देखें खातों की चकबंदी से क्या तात्पर्य। देखिए, चकबंदी शब्द का पर्यायवाची होता है एकत्रित करना, या हम कह सकते हैं समेकन करना। जहां कहीं भी भूमियों को एकत्रित किया जाता है उसको हम चकबंदी कहते हैं। अब ये तो सामान्य डेफिनेशन हुई, सामान्य बोलचाल की भाषा की बात हुई, लेकिन इस डेफिनेशन में मेन एलिमेंट क्या है, इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है। तो देखिए, बियर एक्ट में आप पढ़ें तो वहां बताया गया है, खातों की चकबंदी से अभिप्रेत है किसी ग्राम में की समस्त या किसी भूमि का ऐसा पुनर्वितरण कि जिससे खेती की सुविधा के लिए भूमि स्वामियों को लगे हुए भूखंड आवंटित हो जाएं। तात्पर्य यह है कि इस डेफिनेशन के अंतर्गत कुल 3 मेन बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है कि भाई चकबंदी से तात्पर्य क्या है, खेती की सुविधा के लिए एवं भूमि स्वामियों को भूखंड आवंटित करने हेतु भूमि का पुनर्वितरण चकबंदी कहलाता है। तो ये 3 एलिमेंट ध्यान रखिएगा, जहां पर कि चकबंदी जो है किस कारण की जाएगी, खेती की सुविधा के पर्पज से। मान लीजिए कि अगर कोई एक किसान है जिसके पास उसके खाते में 10 एकड़ भूमि है, लेकिन वो 10 एकड़ भूमि जो है विभिन्न विभिन्न स्थानों पर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में जब उसे खेती करना है तो वो उन्हें सभी स्थानों को उसको मेंटेन करना होता है, सभी जगह पर देखभाल करनी होती है, सभी जगह पर वह सारी क्रियाएं करनी होती हैं जो कि आवश्यक हैं। लेकिन अगर वह विभिन्न स्थानों की भूमि अगर उसे एक जगह मिल जाए तो वह उसके फायदे के लिए होगी, कृषि के लाभ के लिए होगी,
और खेती की सुविधा के लिए होगी। तो ऐसी कार्यवाही को हम चकबंदी कहते हैं। तो यहां पर यही बताया गया कि खातों की सुविधा, खेती की सुविधा के लिए एवं भूमि स्वामियों को भूखंड आवंटित करने हेतु भूमि का पुनर्वितरण जो किया जाता है, इसको हम चकबंदी कहते हैं। तो यहां पर ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं चकबंदी अधिकारी। देखिए, चकबंदी अधिकारी के संबंध में डेफिनेशन में बताया गया है, तहसीलदार की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी जिसे राज्य सरकार ने चकबंदी अधिकारी की शक्तियों एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है। तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति चकबंदी अधिकारी कब होगा? पहले तो वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो। दूसरा मापदंड यह है कि राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को ही चकबंदी अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो कि तहसीलदार की पद श्रेणी से अनिम्न ना हो। मतलब कम से कम तहसीलदार तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर अगर कोई सीनियर अधिकारी है तो उसको हम जो है इस डेफिनेशन में वह भी चकबंदी अधिकारी हो सकता है। तो यहां पर तहसीलदार की पद श्रेणी से अनिम्न पद अधिकारी को अगर राज्य सरकार ने चकबंदी अधिकारी के रूप में उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया है, ऐसे व्यक्ति को चकबंदी अधिकारी कहा जाता है। तो यहां पर जो है ये परिभाषा दी गई है जो कि विशेष रूप से इसी चैप्टर के लिए है। अब हम देखते हैं चकबंदी की जो कार्रवाइयां होती हैं उसके लिए आवेदन से संबंधित क्या प्रावधान है, जिसके अंदर हम देखें धारा 206 सेक्शन 206 ये प्रावधान करती है चकबंदी कार्रवाइयों का शुरू किया जाना। अब यहां पर आप समझिएगा कि चकबंदी कार्रवाइयां जो हैं दो प्रकार से शुरू होती हैं। पहली आवेदन पर, दूसरा कलेक्टर के निर्देश पर। तो यहां पर हम देखेंगे कि चकबंदी कार्रवाइयां दो प्रकार से किस प्रकार है। गांव के दो या दो से अधिक भूमि स्वामी के आवेदन, मतलब कि किसी गांव के अगर दो, कम से कम दो होने चाहिए, दो या दो से अधिक भूमि स्वामी अगर आवेदन करते हैं तो चकबंदी कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है। और दूसरा तरीका क्या है, कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से चकबंदी अधिकारी को जांच का निर्देश देने के लिए, मतलब कलेक्टर साहब जो है चकबंदी अधिकारी को इस जांच के लिए निर्देश देकर कि भाई इस क्षेत्र में जो है, इस गांव में जो है चकबंदी की कार्रवाइयां की जानी चाहिए, इसके लिए जांच कीजिए। तो इस प्रकार से भी जो है चकबंदी की कार्रवाइयां स्टार्ट की जाती हैं। तो यहां पर तो कलेक्टर के स्वविवेक पर, लेकिन जब हम वापस इसको देखें कि गांव के दो या दो से अधिक भूमि स्वामी के आवेदन पर, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि परीक्षा में पूछी जाएगी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां आवेदन ग्राम के 2/3 2/3 भूमि स्वामी आवेदन करें तो यह समझा जाएगा कि आवेदन समस्त ग्राम वासियों को द्वारा किया गया है। तात्पर्य यह है कि अगर कोई एप्लीकेशन किसी गांव के 2/3 सदस्य 2/3 मेंबर्स द्वारा, गांव के 2/3 भूमि स्वामियों द्वारा अगर आवेदन किया जाता है तो यह माना जाएगा कि वह आवेदन उस पूरे ग्राम वासियों की ओर से आवेदन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जाएगा 2/3, आप ध्यान रखिएगा। अब जब 2/3 लोगों ने जब आवेदन किया तो उसके संबंध में आगे बताया गया है, जहां आवेदन समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया गया माना जाता है, मतलब कि 2/3 या उससे अधिक ग्रामवासियों ने आवेदन किया है तो पूरे गांव की ओर से आवेदन माना गया। तो जहां पर कि ऐसा आवेदन पूरे गांव की ओर से किया गया माना गया है, वहां खातों की चकबंदी की स्कीम की पुष्टि हो जाने पर समस्त ग्रामवासियों पर आबद्ध होगी। तात्पर्य है कि जब कभी भी कोई आवेदन किया जाता है, या तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा या फिर गांव के 2/3 मेंबर्स द्वारा आवेदन किया गया है और उस आवेदन के साथ कोई जो है स्कीम वगैरह दी गई है, या ऐसे आवेदन पर जो चकबंदी अधिकारी है उसने कोई स्कीम वगैरह पुष्ट कर दी है, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि उस पूरे गांव के जितने भी ग्रामवासी हैं वह उस स्कीम से आबद्ध होंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर 2/3 लोगों ने आवेदन किया है, स्कीम की पुष्टि अगर कर दी जाती है तो उस गांव के जितने भी जो भूमि स्वामी हैं वह सब जो है ऐसी स्कीम से आबद्ध होंगे और उन्हें उसका पालन करना होगा। अब इसी के साथ साथ यहां यह भी बताया गया है कि अन्य मामलों में, अन्य मामले जहां पर कि आवेदन जो है 2/3 से कम लोगों ने या 2/3 से कम लोगों ने जो है ग्राम के लोगों ने जो है आवेदन किया है, तो उस दशा में कहा गया है अन्य मामलों में चकबंदी की स्कीम पुष्ट हो जाने पर आवेदकों तथा सहमत हुए व्यक्तियों पर आबद्ध होगी। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने आवेदन किया था और जो लोग सहमत हो गए थे उस स्कीम से,
वह उन लोगों पर ही आबद्ध होगी, पूरे गांव पर आबद्ध वह स्कीम नहीं होगी। तो यहां पर जो है ये सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं दो कंडीशन जहां पर कि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाए या आवेदन स्वीकार कर लिया जाए तो क्या कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले हम देखें धारा 207 जो कहता है, प्रावधान करता है आवेदन का नामंजूर किया जाना। तो इस सेक्शन में प्रावधान किए गए हैं कि आवेदन जो है दो स्टेज पर नामंजूर किया जा सकता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा वो स्टेज कौन कौन सी हैं। आवेदन के प्राप्त होने पर, मतलब आवेदन जो है चकबंदी अधिकारी को प्राप्त हुआ है तो इस स्टेज पर कार्रवाई हो सकती है, या फिर आवेदन पर की जा रही कार्रवाई के किसी प्रक्रम पर, मतलब आवेदन अगर प्राप्त हो गया और आवेदन के प्राप्त होने पर कोई कार्रवाई की जा रही है चकबंदी अधिकारी के द्वारा, तो उस कार्रवाई के दौरान जो है क्या होता है, चकबंदी अधिकारी का यह विचार है कि अच्छा तथा पर्याप्त कारण है कि आवेदन नामंजूर किया जाए या कार्रवाई क्वैश की जाए। तो अब समझिएगा जहां पर कि जो चकबंदी अधिकारी है वो जांच कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब आवेदन की जांच करता है तो चकबंदी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि यह अच्छा कारण है या पर्याप्त कारण है कि इस आवेदन को नामंजूर कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में चकबंदी अधिकारी खुद आवेदन नामंजूर नहीं करेगा, पहले यह बात दिमाग में बैठाइएगा। चकबंदी अधिकारी क्या करेगा कि वह जो है कलेक्टर को इसकी सिफारिश करेगा। कलेक्टर जो चकबंदी अधिकारी जो है वह कलेक्टर को सिफारिश करेगा कि इन इन कारणों पर, जो कि पर्याप्त और उचित कारण है, इन इन कारणों पर इस आवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए, इस आवेदन को नामंजूर कर देना चाहिए। लेकिन जब कलेक्टर साहब को ऐसी सिफारिश की गई तो यहां पर कलेक्टर साहब के पास बहुत सारी शक्तियां हैं कि वह उस आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं, उस आवेदन को जो है अंशतः स्वीकार कर सकते हैं, या फिर जो है ऐसे चकबंदी अधिकारी को और जांच करने का भी निर्देश दे सकते हैं। तो यहां पर यही बताया गया है कि कलेक्टर सिफारिश प्राप्त होने पर उसे स्वीकार कर सकेगा या अतिरिक्त जांच के लिए आदेश दे सकेगा। तो यहां पर जो है ये अधिकार कि भाई ऐसा आवेदन स्वीकार करना या नहीं करना है, इसकी जो कह सकते हैं ओवरऑल पावर जो है वो कलेक्टर के पास है। लेकिन जो चकबंदी अधिकारी है वह तो केवल सिफारिश कर सकता है कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट के साथ कि भाई इसमें जो है यह पर्याप्त और उचित कारण है, इस कारण से ऐसे आवेदन को नामंजूर कर देना चाहिए या क्वैश कर देना चाहिए। तो यहां पर यह प्रावधान है। अब इसके बाद हम देखें धारा 208 जो प्रावधान करता है आवेदन का ग्रहण किया जाना। मतलब जब आवेदन चकबंदी अधिकारी के पास पहुंच जाता है, चकबंदी अधिकारी उस पर जांच वगैरह कर उसको स्वीकार कर लेता है, तो इसके बाद जो है चकबंदी अधिकारी क्या करेगा, धारा 208 कहती है कि चकबंदी अधिकारी जो है इस आवेदन के स्वीकार होने पर आगे कार्रवाई करेगा एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार। तो यहां पर जो है हमने देखा कि भाई आवेदन जो है किस प्रकार से किया जाएगा, क्या क्या तरीके हैं। अब हम देखेंगे कि भाई आवेदन स्वीकार हो जाता है तो इसके बाद चकबंदी अधिकारी जो है आगे क्या कार्रवाई करता है, जिसे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। मित्रों चैप्टर 16 के पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चकबंदी की स्कीम से संबंधित प्रावधान कि भाई जब चकबंदी की स्कीम जो है किस प्रकार से बनाई जाएगी, उसको जो है कौन पुष्ट कर सकेगा, इन सारे प्रावधानों का अध्ययन हम करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे धारा 209 से लेकर धारा 211 तक के प्रावधान जो कि कुल 3 धाराओं में विस्तृत हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले धारा 209। अब देखिए धारा 209 में प्रावधान दिया गया है खातों की चकबंदी के लिए स्कीम का तैयार किया जाना। अब यहां पर बात को समझिएगा कि खातों की चकबंदी से संबंधित स्कीम जो है 2 प्रकार से निर्मित की जाती है। पहला तरीका है जहां पर की धारा 206 के अनुसार, सेक्शन 206 के अनुसार, जब गांव के जो भूमि स्वामी थे उन्होंने जब आवेदन दिया था, हमने प्रावधान देखे थे कि 2 या 2 से अधिक भूमि स्वामी जो है चकबंदी के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो जब आवेदन दिया गया था धारा 206 के अंतर्गत, तो उस आवेदन के साथ अगर कोई स्कीम अगर प्रस्तुत की गई है तो उस स्कीम को जो है यहां पर स्कीम के रूप में लिया जाएगा और उस स्कीम को जो कि भूमि स्वामियों ने पेश की है, उस स्कीम को चकबंदी अधिकारी जो है क्या करेगा कि उस स्कीम को देखेगा कि धारा 221 के प्रावधानों के या नियमों के अनुसार वो स्कीम है या नहीं। अगर उस स्कीम में
कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है सेक्शन 221 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग, तो यहां पर जो है चकबंदी अधिकारी जो है उसमें मॉडिफिकेशन कर कर ऐसी स्कीम को तैयार करेगा। अब इसके बाद जो दूसरा तरीका है जहां पर कि ऐसे भूमि स्वामियों ने आवेदन तो दिया है लेकिन इस प्रकार की कोई स्कीम प्रिपेयर करके नहीं दी है, तो यहां पर जो है चकबंदी अधिकारी क्या करेगा कि चकबंदी अधिकारी जो है धारा 221 सेक्शन 221 के अंतर्गत जो राज्य सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, नियम बनाए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है ऐसा चकबंदी अधिकारी स्कीम तैयार करेगा और उस स्कीम के अनुसार जो है चकबंदी की जाएगी। अब यहां पर जो है उपधारा 1 उपधारा 2 में ये प्रावधान है। अब एक समस्या और आती है, बात को समझिएगा कि जब ऐसी चकबंदी की जाती है तो यह स्थिति निर्मित हो सकती है कि किसी भूमि का मूल्य तो बहुत अधिक हो और किसी दूसरी भूमि का मूल्य थोड़ा सा कम हो। अब ऐसी स्थिति में इन भूमियों को अगर एक्सचेंज करते हैं, अगर इन भूमियों को जो है विभिन्न भूमि स्वामियों में एक्सचेंज किया जाता है तो यहां पर एक दिक्कत आ सकती है, एक ऑब्जेक्शन क्रिएट हो सकता है कि भाई हमारी जो भूमि है उसका वैल्यूएशन तो इतना है, मार्केट वैल्यू इतनी है, इस बंदे की जो भूमि है या जो भूमि हमें मिल रही है चकबंदी के दौरान उसका बाजार मूल्य कम है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर दुविधा की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसी के संबंध में सेक्शन 209 के जो सब सेक्शन 3 है यहां पर प्रावधान किया गया है कि जो चकबंदी अधिकारी है वह बाजार मूल्य और भी जो चीजें देखनी चाहिए उन सबको ध्यान में रखकर प्रतिकर का निर्धारण करेगा कि भाई ऐसी भूमि जिसका मूल्य कम है वो किसी ऐसी भूमि से एक्सचेंज हो रही है या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है चकबंदी के दौरान जिसका मूल्य कम है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उस अधिक मूल्य की भूमि को धारण करने वाला है उसको उसके ऊपर जो है प्रतिकर लगाया जाएगा कि भाई आप जो है ऐसी चकबंदी के दौरान जो आपको अधिक रेट वाली, अधिक मूल्य वाली भूमि मिल रही है उसके बदले में आप जो है इतना इतना जो है प्रतिकर जो है अदा करें। तो इसके संबंध में जो है चकबंदी अधिकारी क्या करेगा, प्रतिकर की राशि को निर्धारित करेगा और प्रतिकर की निर्धारित कर कर जो है उस व्यक्ति को लगाया जाएगा। अब इसके बाद उपधारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि जब चकबंदी की स्कीम जो है तैयार कर ली गई है, सब कुछ हो गया है, अब यहां पर चकबंदी अधिकारी ऐसी जो भी आपत्तियां वगैरह हैं उनको सुनने के बाद क्या करेगा कि उस स्कीम को पुष्टि के लिए, कंफर्मेशन के लिए कलेक्टर के पास भेज देगा। अब इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्कीम जो है किसके समक्ष पुष्टि के लिए भेजी जाती है या किसके द्वारा पुष्ट की जाती है। तो दोनों बातों में ध्यान रखिएगा कि कलेक्टर साहब जो है यही स्कीम को पुष्ट करते हैं और इन्हीं के पास जो चकबंदी अधिकारी है वह स्कीम को पुष्टि के लिए भेजता है। तो यहां पर यही प्रावधान दिए गए हैं कि चकबंदी अधिकारी जो है कलेक्टर के पास स्कीम को पुष्टि के लिए भेजेगा। अब जब हम उपधारा 5 देखें तो उसमें यह बताया गया है, बहुत सिंपल सी बात बताई गई है कि जब चकबंदी अधिकारी जो है ऐसी डेट वगैरह डिसाइड कर सकता है, दिनांक डिसाइड कर सकता है कि जब ऐसी चकबंदी की पुष्टि हो जाती है तो किस तारीख से जो भूमि स्वामी भूमि को धारण करने वाले हैं किस तारीख से उस भूमि को अपने दखल में ले सकेंगे, किस तारीख से जो है कब्जा प्राप्त कर सकेंगे। तो ये प्रावधान जो है उपधारा 5 में वर्णित है। तो यहां पर जो है सेक्शन 209 में चकबंदी की स्कीम से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि भाई चकबंदी की स्कीम जो है कैसे तैयार की जाएगी, उसके संबंध में क्या क्या प्रोविजन जो है उल्लिखित हैं। अब जब चकबंदी की स्कीम को कलेक्टर साहब के पास पुष्टि के लिए भेज दिया तो उसके बाद सेक्शन 210 की प्रोसीडिंग फॉलो की जाएगी कि इस धारा 210 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है कि अगर स्कीम कलेक्टर के पास पुष्टि के लिए आई है तो कलेक्टर साहब उस स्कीम को पुष्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है उस स्कीम को पुष्ट करने से इनकार भी कर सकते हैं। यह कलेक्टर साहब का स्वविवेकी अधिकार है कि तथ्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो है वह अपना निर्णय दे सकते हैं। और कलेक्टर साहब का धारा 210 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है कि कलेक्टर साहब का निर्णय अंतिम होगा, फाइनल होगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इस सेक्शन के अंतर्गत या चकबंदी की पुष्टि करने के या ना करने का जो ऑर्डर है जो कलेक्टर साहब ने पारित किया है उस ऑर्डर का पुनरीक्षण किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, पुनरीक्षण किया जा सकता है, अपील नहीं होगी। अब यहां पर जो है पुनरीक्षण किया जा सकेगा और किसको पुनरीक्षण किया जा सकेगा,
आयुक्त महोदय को किया जा सकेगा। अब यहां पर भी इंपॉर्टेंट बात है, 2018 के अमेंडमेंट से पहले जो है यहां पर जो पुनरीक्षण करने के लिए प्राधिकारी थे वह बंदोबस्त आयुक्त थे। क्योंकि एमपीएलआरसी में अब बंदोबस्त आयुक्त का प्रावधान नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा यहां पर क्या कर दिया गया है, यहां पर आयुक्त शब्द को स्थापित किया है कि भाई ऐसी चकबंदी की स्कीम को अगर पुष्ट या नापुष्ट करने का आदेश कलेक्टर साहब ने दिया है, तो ऐसे आदेश का पुनरीक्षण जो है धारा 50 के अनुसार आयुक्त के समक्ष किया जा सकेगा। आयुक्त महोदय जो है पुनरीक्षण सुन सकेंगे। तो यहां पर ये प्रावधान किए गए हैं। अब इसके बाद हम अगली सेक्शन देखते हैं, पुष्टि हो जाने पर प्रक्रिया। मतलब कि कलेक्टर साहब ने अगर ऐसी स्कीम को जो कि चकबंदी अधिकारी ने तैयार कर भेजी है, अगर उसको पुष्ट कर देते हैं तो इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी। तो यहां पर धारा 211 में बताया गया है कि ऐसे चकबंदी अधिकारी जो है क्या कर सकते हैं, स्कीम पुष्ट होने के बाद अगर आवश्यक हो तो, मतलब अगर जरूरी हो तो वह खातों का सीमांकन कर सकते हैं। मतलब कि अगर रिक्वायरमेंट है कि भाई फिर से जो है किसी क्षेत्र का जो है डिमार्केशन करना चाहिए, सीमांकन करना चाहिए, तो यहां पर चकबंदी अधिकारी पुनः सीमांकन कर सकते हैं। और ऐसा सीमांकन करने के बाद जो अंतिम विनिश्चय हुआ है, जो अंतिम स्थिति हुई है, उसको जो है अनाउंस कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि अब वर्तमान में यह स्थिति है। तो यहां पर जो है ये सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और जो नए डॉक्यूमेंट तैयार होंगे, बात समझिएगा, अगर चकबंदी अधिकारी ने फिर से सीमांकन किया है तो जो नए सीमांकन के डॉक्यूमेंट बने हैं उन डॉक्यूमेंट के संबंध में माना जाएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है वह एमपीएलआरसी के चैप्टर 9 या चैप्टर 18 के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। तो यहां पर जो है ये सारे प्रावधानों का उल्लेख जो है चकबंदी की स्कीम के संबंध में किए गए हैं। अब हम देख रहे हैं हमारे चैप्टर 16 का जो पार्ट 4 है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे चकबंदी के दौरान के खर्चे के संबंध में कि भाई जो कार्रवाई हुई है, चकबंदी की कार्रवाई हुई है, अब इसमें जो शासन का खर्चा लगा है, जो कॉस्ट आई है, उसको जो है कैसे रिकवर किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो नियम बनाने की शक्ति है धारा 221 में, उसको भी हम यहां पर देखेंगे। तो देखिएगा कि धारा 215 के अंतर्गत, सेक्शन 215 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं वो ये कहते हैं कि खर्चे चकबंदी अधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चकबंदी के संबंध में जो खर्चे वगैरह होते हैं इसको निर्धारित कौन करता है, तो कौन करता है, चकबंदी अधिकारी जो है ऐसे खर्चों का निर्धारण करेगा। अब जब ऐसे खर्चे निर्धारित कर दिए गए तो इन खर्चों को जो है वसूल किससे किया जाएगा, तो यहां पर प्रावधान दिया गया है खर्चे उन भूस्वामियों से वसूल किए जाएंगे जिनके खाते चकबंदी में प्रभावित हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा कि देखिए जब गांव के 2/3 मेंबर्स ने चकबंदी के लिए आवेदन दिया तो यह माना जाएगा कि पूरे गांव की ओर से आवेदन किया गया है। अब जब पूरे गांव की ओर से आवेदन किया गया और चकबंदी की गई तो चकबंदी के खर्चे किससे वसूले जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ऐसे व्यक्तियों से ही चकबंदी के खर्चे वसूले जाएंगे जिनके खाते प्रभावित हुए ऐसी चकबंदी से, ना कि अन्य व्यक्तियों से जो कि जिनके बारे में सहमति जो है प्रिज्यूम कर ली गई है कि सहमत है, उनसे नहीं वसूले जाएंगे। केवल किनसे वसूले जाएंगे, जिनके खाते प्रभावित हुए। अब ये तो हो गई कि वसूली कैसे जाएगी, भाई जिनके खाते प्रभावित हुए उनसे वसूले जाएंगे। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ऐसे जो खर्चे हैं उन खातेदारों से तो वसूलना है, लेकिन किस अनुपात में, किस रेशो से वसूलना है। तो यहां पर प्रावधान दिया गया है खर्चों का प्रभाजन, प्रभाजन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऐसी स्कीम से प्रभावित खातों के उस क्षेत्रफल के अनुसार किया जाएगा जो कि ऐसे भूमि स्वामियों के दखल में है। मतलब चकबंदी के द्वारा जो भूमियों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और जिस जिस भूमि स्वामी के पास जितनी जितनी भूमि दखल में आई है उसके अकॉर्डिंग जो है ऐसे खर्चों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, प्रभाजन किया जाएगा और फिर वो जो खर्चे हैं वो जो है ऐसे भूमि स्वामियों से वसूले जाएंगे। तो यहां पर जो है धारा 215 में यह उल्लेख किया गया। अब हम देखते हैं धारा 216 ये प्रावधान करती है कि प्रतिकर तथा खर्चों की वसूली कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा वसूल करने का। तो देखिए इस चैप्टर में हमने दो बातें देखी, दो राशियां हैं जो वसूलनी है। पहली राशि है धारा 209 के
उपधारा 3 के अंतर्गत जो चकबंदी अधिकारी ने प्रतिकर तय किया है उसको वसूलना है। और दूसरी राशि है धारा 215 के अंतर्गत जो चकबंदी के खर्चे वगैरह कलेक्ट हुए हैं या चकबंदी के जो खर्चे रेशो में आए हैं उसको वसूलना है। तो धारा 216 में प्रावधान दिया गया है कि धारा 209 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो खर्चे वसूलने हैं, जो प्रतिकर वसूलना है, उसको जो है उसी प्रकार से वसूला जाएगा जिस प्रकार से एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत प्रतिकर वसूले जाते हैं, उसी प्रकार से वसूली की कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं हम देखें कि धारा 215 के अंतर्गत जो खर्चे डिसाइड किए गए हैं, जो कि भूमि के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उनको कैसे वसूला जाएगा, तो उसके संबंध में बताया गया कि भू राजस्व की बकाया की तरह जिस तरह से लैंड रेवेन्यू वसूला जाता है उसी प्रकार से खर्चे वसूले जाएंगे। तो यहां पर जो है यही सारे प्रावधान है। अब इसके बाद एक और प्रोविजन हमको देखना है, नियम बनाने की शक्ति। तो देखिएगा धारा 221 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है कि चैप्टर 16 से अध्याय 16 से संबंधित जितने भी प्रावधान है, जितनी प्रक्रियाएं हैं, उनके संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की है। राज्य सरकार जो है चकबंदी के संबंध में जहां जहां पर नियम बनाने की आवश्यकता है वहां वहां पर नियम बनाने के लिए सशक्त की गई है धारा 221 के अंतर्गत। मित्रों, चैप्टर 16 के पार्ट 3 के अंतर्गत जो हमने अध्ययन की दृष्टि से निर्मित किया है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चकबंदी कार्रवाइयों के दौरान एवं बाद भूमि स्वामियों के अधिकार। जब चकबंदी कार्रवाई चल रही हो या चकबंदी कार्रवाई कंप्लीट हो गई हो तो भूमि स्वामियों को किस प्रकार के अधिकार मिलेंगे, कब जो है वह खाता उनको जो है उसका कब्जा दिया जाएगा, इन सब के बारे में प्रावधान जो है कुल 7 धाराएं हैं, 7 सेक्शंस हैं। सेक्शन 212 से लेकर सेक्शन 214 तक, और फिर इसके बाद धारा 217 सेक्शन 217 से लेकर सेक्शन 220 तक के प्रावधान जो है भूमि स्वामियों के अधिकार से संबंधित हैं जब चकबंदी कार्रवाइयां चल रही हैं या कंप्लीट हो रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 212, ये प्रावधान करता है खातों के कब्जे के संबंध में भूमि स्वामियों के अधिकार। उन भूमि स्वामियों को जिनके खाते प्रभावित हुए हैं, उनको उन खातों पर जो चकबंदी के द्वारा उनको दिए जा रहे हैं, उनको अंतरित किए जा रहे हैं, उनको उन खातों पर अधिकार कब से प्राप्त होगा। तो सेक्शन 212 में बताया गया है कि भाई जो आगामी कृषि वर्ष है उस कृषि वर्ष से जो है उन खातों पर ऐसे जो खाते हैं उन पर उन भूमि स्वामियों को कब्जा दिया जाएगा, उनको जो है सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन अगर चकबंदी अधिकारी कोई अन्य दिनांक, अगर कोई जो है आगामी कृषि वर्ष से पहले की कोई अन्य दिनांक तय कर देता है तो उस तारीख से भी जो है ऐसे खातों पर भूमि स्वामियों को अधिकार दिए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने धारा 209 का जो उपखंड उपधारा 5 देखी थी, उसमें भी प्रावधान थे कि चकबंदी अधिकारी जो है डेट डिसाइड कर सकता है कि किस तारीख से ऐसे भूमि स्वामियों को उन खातों पर अधिकार दिया जाएगा, तो उस डेट से भी दिए जा सकते हैं। तो धारा 212 में यही सारे प्रावधान है। अब हम देखें धारा 213 जो प्रावधान करती है भूमि स्वामियों के उनके खाते में के अधिकारों का अंतरण। अब यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि जो खातों के अधिकार है उसको जो अंतरित किया जाएगा, जैसे कि भूमि एक्सचेंज हो रही है, तो किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो भूमियों को अंतरित किया जाएगा वह विनिमय के द्वारा किया जाएगा, एक्सचेंज के द्वारा किया जाएगा, या कोई अन्य ऐसा तरीका जो कि स्कीम में तैयार किया गया हो उसके अनुसार किया जाएगा। तो मेनली आप ध्यान रखिएगा एक्सचेंज के द्वारा, विनिमय के द्वारा जो है ऐसा भूमियों का जो अंतरण जो है किया जाएगा। अब इसके बाद हम देखें धारा 214, ये प्रावधान करता है कि जो एक्सचेंज या विनिमय के द्वारा अंतरण किया जा रहा है, जैसे कि आपको मालूम है कि भाई एक्सचेंज जब हम किसी संपत्ति का करते हैं या किसी चीज का एक्सचेंज करते हैं तो उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ के प्रोविजंस लागू होते हैं। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में वर्णित किया गया है कि एक्सचेंज पर वही प्रोविजंस लागू होंगे जो कि सेल पर होते हैं, जो कि विक्रय पर होते हैं। तात्पर्य यह है कि उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होगा। लेकिन यहां पर धारा 214 में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर चकबंदी के अनुसार या चकबंदी की स्कीम के अनुसार कोई भूमि विनिमय के द्वारा एक्सचेंज हो रही है तो ऐसे अंतरण पर,
ऐसे अंतरण के लिए ना तो कोई लिखित की आवश्यकता होगी और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की फीस वगैरह जो है यहां पर नहीं लगेगी। तो धारा 214 में ये प्रावधान किए गए हैं उन भूमि स्वामियों के लिए, उनके अधिकार के लिए। अब हम देखते हैं धारा 217 से धारा 220 में क्या कहा गया है। धारा 217 में बताया गया है कि विभाजन कार्रवाइयों का चकबंदी कार्रवाई के चालू रहने के दौरान निलंबन। सामान्य सी बात है कि जब चकबंदी कार्रवाई हो रही है, यहां पर अभी यह फिक्स नहीं है कि किस भूमि स्वामी को कौन सी भूमि मिलने वाली है, तो ऐसी स्थिति में जो विभाजन की कार्रवाइयां हैं उनको बंद कर देना ही उचित होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि चकबंदी के दौरान विभाजन की कार्रवाई कर ली और बाद में चकबंदी के बाद चकबंदी की स्कीम के अनुसार जो भूमियां आवंटित की गई, वह भूमियां उस विभाजन में जो कह सकते हैं जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार नहीं हुई, तो फिर से विभाजन करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर कहा गया है, यहां पर प्रावधान किया गया है कि ऐसे विभाजन की समस्त कार्रवाइयों को निलंबित कर दिया जाएगा। कब तक के लिए? जब तक चकबंदी चल रही है। अब इसके बाद हम देखें धारा 218 ये प्रावधान करती है कार्रवाइयों के दौरान संपत्ति का अंतरण जो है, इसके संबंध में प्रावधान किया गया है कि जब भी चकबंदी की कार्रवाई चल रही हो उस समय संपत्ति के अंतरण की कार्रवाई को भी रोक दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में कोई भी अंतरण जो है प्रभावी नहीं होगा। तो 218 में ये प्रावधान किए गए हैं। बहुत सिंपल सी बातें हैं। अब धारा 219 सेक्शन 219 देखें, ये कहता है चकबंदी के पश्चात भूमि स्वामियों के अधिकार पूर्ववत बने रहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। जिस भूमि पर जो भूमि स्वामी काबिज था और उसके उस भूमि पर जिस प्रकार के अधिकार थे, वह उस पर शासकीय पट्टेदार था या कोई और लिमिटेड राइट रखता था। अब जब एक्सचेंज होकर उसे कोई दूसरी भूमि मिल रही है तो भूमि स्वामी के वही अधिकार उसे प्राप्त होंगे जो कि पूर्व वाली भूमि पर जिस प्रकृति के अधिकार वो रखता था, वही अधिकार वह जो उसे चकबंदी के द्वारा जो भूमि मिल रही है उस पर भी उसके वही उसी प्रकृति के अधिकार होंगे, जिसके बारे में धारा 219 में उल्लेख किया गया है। और इसके बाद धारा 220 कहती है भूमि स्वामियों के विलंगम। अगर किसी भूमि पर कोई विलंगम है, कोई भार वगैरह है, तो ध्यान रखिएगा कि उसे जो दूसरी भूमि मिल रही है वह उस भूमि पर विलंगम हो जाएगा। वही सेम नेचर के राइट, सिंपल सी बात है, सेम नेचर के राइट जो है उसको जो चकबंदी के द्वारा भूमि दी गई है उस पर उसके उसी प्रकार के भार, उसी प्रकार के विलंगम सब एज इट इज रहेंगे। तो यहां पर जो है धारा 217 से 220 के अंतर्गत ये सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में एमपीएलआरसी के चैप्टर 16 को हमने 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर अध्ययन किया और ये चैप्टर जो है प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको कुछ आपके लिए लाभदायक हो, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पसंद नहीं आया, आपको कुछ कमी लगती है, तो आप कमेंट कर जरूर हमें बताइएगा। और जो भी स्थिति हो, लेकिन आपको यह भी कहेंगे कि आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के जो सब्जेक्टिव वीडियोस हैं, लॉ से कनेक्टेड जो वीडियोस हैं, वो हम लाते रहते हैं। तो होती है मुलाकात आपसे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।